दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी और कांग्रेस तक सभी सत्ता हासिल करने के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं। लेकिन इस बार राजधानी में मुकाबला कतई एक तरफा नहीं है। रोचक भिड़ंत है, कुछ वोटर्स इधर उधर हुए तो सियासी गेम बदल जाएगा। इसलिए कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मुफ्त की रेवड़ियों के बीच में कौन बाजी मारेगा। क्या महिलाओं के हाथ में बाजी होगी, दिल्ली की जीत की चाबी होगी? वो तो कोई कहता है कि पिछले 3 चुनाव का ट्रेंड जो है वही चलेगा। तो दिल्ली चुनाव की वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी लड़ाई रोचक बनती जा रही है। दिल्ली में इस बार चुनाव एक तरफा कतई नहीं है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं किसी के पक्ष में कोई हवा है। दिल्ली में एक एक सीट पर चुनावी फाइट ज़बरदस्त टाइट है, और जिसके चलते दिल्ली चुनाव दिलचस्प बनता जा रहा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए पूरा दमखम लगा रही है, तो बीजेपी इस बार 27 साल के वनवास को तोड़ने के कवायद में है। कांग्रेस दिल्ली चुनाव को त्रिकोणीय बनाने में जुटी हुई है, और इस तरह 2025 का दिल्ली जो विधानसभा चुनाव है 2015 और 2020 के चुनाव से काफ़ी कुछ अलग दिख रहा है। टीवी 9, देशबंधु और डाउन टू अर्थ आदि मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो दिल्ली की करीब 1.5 दर्जन विधानसभा सीटों पर 2020 में जीत का और हार का जो अंतर था वो काफ़ी करीबी था। कम अंतर वाली ये सीटें पिछले चुनाव में केजरीवाल की सरकार बनाने में निर्णायक साबित हुई थी, और 2020 के चुनाव के में कांटे की फाइट वाली सीटों में से आम आदमी पार्टी 13 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी। और इस बार दोनों ही पार्टियों ने इन सीटों में से कई सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। पिछले 3 चुनाव के वोटिंग के अगर पैटर्न देखें तो 5 साल पहले 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था। लेकिन 17 सीट पर हार जीत का अंतर जो था वो 10,000 से कम वोटों का रहा है। अगर वोट फीसदी के लिहाज से अगर देखें तो 13 सीटों पर हार जीत का अंतर 5% से भी कम था, जिसमें 10 आम आदमी पार्टी और 3 सीटें बीजेपी जीती थी। 2015 में 6 सीटों पर 5% कम का अंतर रहा था, जबकि 2013 में 27 सीटें थी। वहीं 5 में 10% के अंतर से जीतने वाली सीटें देखें तो 2013 में 20 सीटें थी, जिसमें 13 आप, 7 बीजेपी और 1 कांग्रेस की सीट थी। 2015 में 7 सीटों पर हार जीत हुई थी, जिसमें 6 आप और 1 बीजेपी ने जीती थी। और 2020 में 8 सीटों पर हार जीत हुई थी, जिसमें से 6 आम आदमी पार्टी ने जीती थी, 2 सीटें बीजेपी ने जीती थी, और 10 में से 15% के बीच का अगर अंतर जीत हार वाली अगर सीटें देखें तो 2013 में 10 और 2015 में 4 और 2020 में जो सीटें 4 सीटें जीती थी। और इसी तरह 15% से कम अंतर के में अगर देखें तो 2020 में 38 सीटों पर हार हुई थी, जिसमें से 31 सीट आप और 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो दिल्ली के 2020 विधानसभा चुनाव का गहनता से अगर विश्लेषण करें तो बीजेपी को जिन 8 सीटों पर जीत हासिल हुई थी उसमें से 4 पर जीत का अंतर बहुत कम था, और ये सीटें थी करावल नगर, गांधीनगर, विश्वास नगर और बदरपुर सीट, जहां पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को बदल दिया था। बीजेपी ने इन सीटों पर अपने नए चेहरे उतारे थे। करावल नगर से विधायक मोहन सिंह बिष्ट को मुस्तफाबाद भेज दिया गया है, और उनकी जगह कपिल मिश्रा को बीजेपी से टिकट दिया गया है। गांधीनगर की सीट से मौजूदा विधायक अनिल कुमार वाजपेयी की जगह पूर्व कांग्रेस मंत्री अरविंद सिंह लवली को उतारा गया है। और आम आदमी पार्टी ने जिन 13 सीटों पर बहुत कम अंतर में 2020 में जीत दर्ज की है, उसमें शाहदरा, कृष्णानगर, छतरपुर, आरके पुरम, कस्तूरबा नगर और विजबासन, नफजगढ़, त्रिनगर, शकूर बस्ती, शालीमार बाग, किरोड़ी और आदर्श नगर सीट है। और पार्टी ने इन 13 विधायकों में से 9 को बदल दिया है और नए चेहरे या फिर दूसरे दल से आए हुए मजबूत नेताओं को उतारा है। आम आदमी पार्टी ने सत्ता विरोधी लहर को काउंटर करने के मकसद से अपने जीते हुए विधायकों का टिकट काटकर नए चेहरों पर दांव खेला है, और 2020 में अपनी मजबूत जीत के बावजूद आम आदमी पार्टी को इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में बनते करीबी मुकाबलों से सियासी टेंशन बढ़ना लाजमी है। 2015 की तुलना में 2020 में चुनाव ज्यादा प्रत्याशियों ने 5% से कम अंतर में
जीत दर्ज की थी और 2020 में 17% सीटों पर हार जीत का अंतर 10,000 से कम वोटों का था और ज्यादा वोटों से जीत का अंतर निर्णायक जीत का संकेत है, जबकि कम अंतर में जीतने वाली सीटों के संकेत कड़ी टक्कर की संभावना को जताता है। 2013, 2015 से 2020 तक जीत के अंतर में बदलाव हुआ है। यहां तक कि आपकी शानदार जीत के बावजूद 2025 में चुनाव में पार्टी के लिए एक चेतावनी के रूप में टेंशन बढ़ा दी है, जिसमें पिछले 4 विधानसभा चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करते हैं तो कुल 280 सीटों में से 69 सीटों पर 5% या उससे कम अंतर से हार या जीत हुई थी और वहीं 43 सीटें 5 में से 10% के बीच के अंतर से जीती गई थी, जिसका अर्थ है कि सभी सीटों पर लगभग 40% का फैसला 10% से कम अंतर में हुआ है। 2020 में विधानसभा चुनाव में 21 सीटों पर 10% से कम अंतर था और इसी से इस बार चुनाव में अगर कुछ वोटर्स इधर से उधर हुए तो सारा के सारा सियासी गेम बदल सकता है। अब बात आती है कि क्या महिलाओं के हाथ में सत्ता की चाबी होगी, दिल्ली की सत्ता की चाबी? तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए लगभग 1,55,00,000 मतदाता हैं जो 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान करेंगे, लेकिन माना यह जा रहा है कि सत्ता की चाबी महिलाओं के पास होगी और जिनकी संख्या 71.73 लाख है और यही वजह है कि सत्ता की दौड़ में शामिल तीनों प्रमुख राजनीतिक दल महिलाओं को नगद हस्तांतरण का वादा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 2100 रुपये, कांग्रेस ने 2500 रुपये और भाजपा ने 25 रुपये महीना देने की घोषणा की है और भाजपा ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं के लिए इसी तरह की योजना की घोषणा की थी। अब माना यह जाता है कि योजना की वजह से भाजपा को अच्छी खासी बढ़त मिली है और मध्य प्रदेश चुनाव से पहले भाजपा ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी और 1,000 रुपये प्रति महिला भुगतान किया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने रीवा में आयोजित एक राज्य स्तरीय समारोह के अंदर 1,25,00,000 महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए की राशि का अंतरण किया था, यानी कि उनको ट्रांसफर किया था, जो इस वक्त 1,209 करोड़ रुपए थी। जीत के बाद इस राशि को बढ़ाकर 1,250 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हाल ही में दिसंबर 2024 की किस्त 1,27,00,000 महिलाओं को करीब 1,553 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं ने वादा किया था कि 1,000 महिलाओं की राशि को धीरे धीरे बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया जाएगा। ये कब होगा अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन भाजपा ने यही नुस्खा महाराष्ट्र में आजमाया और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 2,34,00,000 महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह देने की राशि वितरित की और साथ ही चुनावी घोषणा पत्र के अंदर इसको बढ़ाकर 2,100 रुपए प्रति माह करने का वादा किया था। लेकिन सरकार बनने के बाद आरोप ये लग रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार लाभार्थियों की संख्या कम करने का प्रयास कर रही है। वहीं अभी महिलाओं को 1,500 रुपए मिल रहे हैं। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि इस साल बजट में यह राशि बढ़ाई जाएगी। हरियाणा चुनाव में भी महिलाओं को नगद हस्तांतरण का नुस्खा आजमाया था और यहां लाडो लक्ष्मी योजना के तहत सभी महिलाओं को 2,100 रुपए प्रति माह देने का वादा किया गया था। यहां भी भाजपा जीती थी और अक्टूबर 2024 में भाजपा की सरकार बन गई, लेकिन 30 जनवरी 2025 तक महिलाओं को एक भी किस्त नहीं दी गई और यह राशि कितनी होगी और कितनी महिलाओं को दी जाएगी अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले महिलाओं को 2,100 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की और खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने हर महिला को 2,100 रुपए देने की घोषणा की है, जबकि कांग्रेस ने गरीब परिवार की एक महिला को 2,500 रुपए देने की बात कही है। वहीं भाजपा ने साफ नहीं किया है कि यह राशि हर महिला को मिलेगी या फिर गरीब महिलाओं को मिलेगी। दिल्ली में भाजपा, कांग्रेस भी और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि उसने 2022 में पंजाब चुनाव में महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक ये राशि की शुरुआत नहीं हुई है, यानी कि हरियाणा की महिलाएं ऐसे ही लटक गई हैं। इसके अलावा कर्नाटक में राज्य सरकार द्वारा अंत्योदन, बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा के नीचे और एबीपीएल कार्ड धारक लगभग 1,25,00,000 है। उन महिलाओं को 2,000 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग की महिलाओं को 1,200 रुपए और आर्थिक रूप से कमजोर अन्य वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह दिया जा रहा है और झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लगभग 55 लाख महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं, लेकिन जनवरी माह में इस राशि को बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिए गए हैं। और इनके अलावा उड़ीसा में महिलाओं को हर साल 10,000 रुपए देने के लिए सुभद्र योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन ये भी करीब 2,50,000
50,000 रुपये सालाना आमदनी वाले परिवार की महिलाओं को ही दिया जाएगा। अब यहाँ उल्लेखनीय है कि महिलाओं को नगद हस्तांतरण को लेकर कुछ अर्थशास्त्री चिंता जता रहे हैं कि इससे राज्यों की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा। कुछ जानकारों का कहना है कि इससे परिवार में महिलाओं और उनके निर्णय लेने की स्थिति में सुधार होता है और उनकी वित्तीय स्वायत्ता को बढ़ावा मिलता है, जिससे कि अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार खर्च कर सकती हैं। और कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने महिलाओं के जनधन खातों में सीधा नगद हस्तांतरण किया था, जिसे एक महत्वपूर्ण पहल माना गया था। हाल में कुछ सालों में हुए विधानसभा चुनाव में महिलाओं को नगद हस्तांतरण का वादा कारगर रहा था और इसलिए दिल्ली में इसे आजमाया जा रहा है। अब देखना यह है कि महिलाएं किस राजनीतिक दल के वायदे पर ज्यादा भरोसा करती हैं। मुफ्त में दी जाने वाली जो रेवड़ियां हैं उस पर भाजपा का रुख जो है वो काफ़ी फनी है, हास्यास्पद है। मुफ्त में दी जाने वाली चीज़ों पर भाजपा का रुख बड़ा मजाकिया है, हास्यास्पद हो गया है, लोग बाग हंसते हैं। और यही कारण है कि चुनाव प्रचार की शुरुआत में भाजपा आक्रामक और आप के राजनीतिक कथानक पर हावी दिख रही थी, लेकिन अब जब चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है तो भाजपा रक्षात्मक हो गई है और अनजाने में ही अपने ही राजनीतिक जाल के अंदर वो फंस गई है। वरिष्ठ पत्रकार ज्ञान पाठक लिखते हैं कि अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत में भाजपा ने दो खास रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया। पहला, भ्रष्टाचार के लिए आप नेतृत्व को निशाना बनाना और दिल्ली के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले मुफ्तखोरी में सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाना, और दूसरा, कांग्रेस पर इस बात का निशाना साधना कि इंडिया ब्लॉक टूट रहा है। भाजपा के इस अभियान ने हालांकि कांग्रेस की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इसके पीछे विरोधी आप को मजबूत भी किया है। भाजपा को उम्मीद थी कि उनके अलग होने से भाजपा विरोधी बढ़ जाएंगे, जिसका फायदा भाजपा को होगा, और उनका ऐसा सोचना सही था। लेकिन कांग्रेस को निशाना बनाने की उनकी रणनीति गलत साबित हुई, क्योंकि कांग्रेस को कमजोर करने के प्रयास में भाजपा विरोधी वोटों को और अधिक विभाजित करने की कांग्रेस की क्षमता को कम कर दिया। वहीं जब तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी जैसे अन्य राजनीतिक दल खुलकर आपके पक्ष में आ गए तो स्थिति बदल गई। कांग्रेस और भी कमजोर हो गई। एक तो इसलिए क्योंकि वो भाजपा के निशाने पर थी, और दूसरा इसलिए क्योंकि दिल्ली के मतदाताओं को यह स्पष्ट संकेत मिल गया था कि कांग्रेस दिल्ली चुनाव में इंडिया ब्लॉक सहयोगी के बीच में अलग थलग पड़ गई है और ये आपसे सत्ता छीनकर दिल्ली चुनाव जीतने की भाजपा की राजनीति संभावनाओं के खिलाफ गया, क्योंकि भाजपा नेतृत्व भाजपा विरोधी मतों के विभाजन की उम्मीद कर रहा था। और शुरू में भाजपा को उम्मीद थी कि कांग्रेस 2020 में विधानसभा चुनाव में मिले 5% से भी कम वोट शेयर को बढ़ाकर लगभग 15% करने में सक्षम होगी, जिससे भाजपा की जीत का मार्ग मजबूत हो जाता है। हालांकि दिल्ली में तेजी से बदलते राजनीतिक परिदृश्य जो हैं वो कांग्रेस की चुनावी संभावना उस स्तर तक नहीं बढ़ सकी जिसकी भाजपा को उम्मीद थी, जिसके लिए भाजपा को अपनी रणनीतिक गलतियों का भी खुद जिम्मेदार है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो भाजपा ने अपनी संभावनाओं को खुद ही नुकसान पहुंचाया, यानी कि अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी। और दूसरी ओर टीएमसी और एसपी द्वारा दिल्ली में न केवल आपका समर्थन करने बल्कि उसके उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के फैसले ने भाजपा विरोधी वोटों में विभाजन की संभावनाओं को काफी हद तक कम कर दिया, जिसमें से अधिकांश अभी भी आपके साथ हैं और केवल एक छोटे से हिस्से में कांग्रेस की ओर से जाने की संभावना है। आपके पक्ष में इंडिया ब्लॉक सहयोगियों का कदम वास्तव में कांग्रेस के खिलाफ नहीं बल्कि भाजपा के खिलाफ लक्षित है, वह भी एकजुट होकर। इसलिए जमीनी स्तर पर राजनीतिक स्थिति से यह पता चलता है कि चुनावी लड़ाई मुख्य रूप से आप और भाजपा के बीच में लड़ी जा रही है और कांग्रेस राजनीतिक लड़ाई किनारे पर है। आप और उसके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भाजपा की राजनीतिक रणनीति शुरू में भ्रष्टाचार के आरोपों के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन चुनाव के दौरान केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभियोजन को मंजूरी दी थी और दिल्ली शराब मामले में भ्रष्टाचार के सभी आरोपी पहले ही जमानत पर हैं। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी भी की और इस प्रकार नई मंजीर को आम मतदाताओं ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा अरविंद केजरीवाल और उनकी
पार्टी को प्रताड़ित करने का रूप में देखा। अब भाजपा नेतृत्व, खास तौर पर भारत की प्रधानमंत्री ने विपक्ष राजनीतिक दलों को आम लोगों के लिए शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं के तहत मुफ्त में दी जाने वाली चीजों की रेवड़ियां करार दिया था और भाजपा नेतृत्व ने दावा किया था कि मुफ्त में दी जाने वाली चीजों से सरकारी खजाने और देश के विकास को भारी नुकसान हो रहा है। और इसके बाद में सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी पर चर्चा नाम का राजनीतिक अभियान शुरू कर दिया और उनके अभियान से लोगों ने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली, जिसके कारण भाजपा को भी सत्ता में आने पर कई मुफ्त चीजें देने का वायदा करना पड़ा। हालांकि भाजपा के मुफ्त में दी जाने वाली चीजों के वायदे पर सटीक तौर पर मतदाताओं को लुभाने थे और अरविंद केजरीवाल के हाथों में एक नया हथियार आ गया, जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब स्वीकार करना चाहिए कि आप द्वारा मुफ्त में दी जाने वाली चीजें राष्ट्रीय विकास के लिए बुरी नहीं है, क्योंकि वे भी मुफ्त में देने का वायदा कर रहे हैं और मुफ्त में दी जाने वाली चीजों पर भाजपा का रुख तय है और हास्यास्पद हो गया है जब अरविंद केजरीवाल ने अपना नया अभियान शुरू करते हुए दावा किया कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो वो लोगों के लिए आप सरकार द्वारा शुरू की गई सभी कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर देगी और भाजपा के शासन में मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा बंद कर दी जाएगी। इससे भाजपा फिर रक्षात्मक हो गई और पार्टी चुनाव प्रचार के लिए अंतिम चरण में कह रही है कि अगर वो सत्ता में आती है तो केजरीवाल सरकार द्वारा शुरू की गई किसी भी कल्याणकारी योजना को बंद नहीं करेगी। इसके अलावा भाजपा नेता ये भी कह रहे हैं कि कई नए कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू करेंगे और पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इसका वायदा किया है। इस तरह भाजपा अप्रत्यक्ष रूप से केजरीवाल और आप सरकार के लिए प्रचार कर रही है और दिल्ली के चुनाव प्रचार में भाजपा की ओर से अधिकारियों की प्रत्यक्ष भागीदारी भी स्पष्ट रूप से देखी गई है, जो लोकतंत्र में बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि दिल्ली के अधिकारी निर्वाचित आप सरकार के सीधे नियंत्रण में नहीं है, बल्कि कानून के तहत उपराज्यपाल के नियंत्रण में है, जो भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के निर्देश पर काम करते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान जब आपने महिलाओं को अधिक वित्तीय मदद और अन्य लोगों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं का वायदा किया तो सरकारी अधिकारियों ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिया कि वायदे धोखाधड़ी हैं। आप के खिलाफ राजनीति करने वाले अधिकारियों का ताजा उदाहरण दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ द्वारा अरविंद केजरीवाल के आरोप का खंडन करना है कि हरियाणा यमुना नदी के पानी को जहरीला बना रहा है और डीजेबी के सीईओ ने दिल्ली के मुख्य सचिव को एक लिखित पत्र भेजा है और कहा है कि हरियाणा के खिलाफ केजरीवाल का आरोप तथ्यात्मक रूप से गलत है और आधारहीन है। उन्होंने पत्र और उपराज्यपाल को भेजने का अनुरोध किया है और यह पत्र मीडिया में लीक हो गया है और व्यापक रूप से प्रकाशित हुआ है और यह सर्वविदित है कि यमुना अपने प्रभाव से हर हिस्से को प्रदूषित कर रही है, जिसमें हरियाणा भी शामिल है, जहां अनुपचारित पानी और औद्योगिक अपशिष्ट का निर्वहन किया जा रहा है। हरियाणा पर अरविंद केजरीवाल का आरोप है जो है वो पूरी तरीके से गलत नहीं है। उनके आरोप का राजनीतिक महत्व है क्योंकि पानी की आपूर्ति की गुणवत्ता और यमुना का गंदा पानी हाल ही में प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन गया है और हरियाणा में भाजपा का शासन है, जबकि दिल्ली में आपका शासन है और दिल्ली के अधिकारियों द्वारा आप और दिल्ली और उनके नेतृत्व के विरुद्ध काम करने तथा भाजपा शासित हरियाणा को बचाव करने के अधिकारियों की अपनी चुनी हुई सरकार के खिलाफ राजनीतिक भागीदारी के रूप में देखा जा रहा है। और दिल्ली के राजनीतिक अभियान में अब बड़ा बदलाव देखने को मिला है और 3 फरवरी को समाप्त होने से पहले यह विश्लेषकों को और अधिक आश्चर्यचकित कर सकता है। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।